हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बीए थर्ड ईयर में 2 पेपर लगते हैं, जिसमें जो पहला पेपर है वो होता है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स या फिर आर्थिक विचारों का सिद्धांत, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वह होता है सांख्यिकी के मूल तत्व या फिर स्टैटिस्टिक्स। तो जो सेकंड पेपर है उसका आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सांख्यिकी माध्य। इसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। तो ये स्टैटिस्टिकल एवरेजेस या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये स्टैटिस्टिक्स का और पूरा स्टैटिस्टिकल साइंसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से क्या तात्पर्य होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा मेजर होता है जो पूरी जो हमारी डेटा सीरीज़ है उसके कहीं ना कहीं केंद्र में स्थित हो, और दूसरा उस डेटा सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ को, उस डेटा सीरीज़ के स्पेशल जो फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करे या उसका एक अच्छा प्रतिनिधि हो। उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। इसके कई अर्थशास्त्रियों ने या इन्होंने अपने अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें क्रॉक्सटन एवं काउडन की जो परिभाषा है उन्होंने कहा है कि माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य होता है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समंक माला के विस्तार के मध्य में स्थित होने के कारण माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। अर्थात जो एवरेजेस होते हैं वो एक ऐसी टिपिकल वैल्यूज़ होती हैं जो पूरी जो श्रेणी है, हमारी डेटा सीरीज़ है, उसके सभी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हुई होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज़ हमारी एक डेटा सीरीज़ है, एक्स सीरीज़ है, या हम ले लेते हैं जैसे ये सीरियल नंबर ले लेते हैं। सपोज़ एक क्लास में 5 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों विद्यार्थियों ने किसी एक सब्जेक्ट में या स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। 50 में से हो सकता है, इसने एक विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए हैं, इसके 35 आए हैं, 38, 45 और 47 ये अंक 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। तो ये जो हमारी सीरीज़ होती है इसको हम कहते हैं समंक श्रेणी या फिर डेटा सीरीज़, क्योंकि इस श्रेणी में हमें कुछ एक डेटा दिया गया होता है या कुछ वैल्यूज़ दी गई होती हैं जो हमें कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे रही है, कोई पर्टिकुलर सूचना दे रही है। और यहाँ पर सूचना क्या दे रही है, जो कक्षा के 5 विद्यार्थी हैं उनके प्राप्तांकों की सूचना इस डेटा सीरीज़ से हमें मिलती है। तो क्रॉक्सटन एंड काउडन के अनुसार जो एवरेजेस होते हैं या माध्य होते हैं, एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि इस पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करे, उसको प्रतिनिधित्व करे। और दूसरा, इसको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्यों कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ये जो माध्य होता है या ये जो वैल्यू होती है वो इसके मध्य में स्थित होती है। मध्य में स्थित का मतलब है कि ये जो हमारा मिनिमम वैल्यू इसमें 35 है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर सीरीज़ में 47 है। तो जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या जो माध्य निकालेंगे वो कहीं 35 और 47 के बीच में कहीं आनी चाहिए, उसके सेंटर में होना चाहिए, इसीलिए इसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। इसी तरीके से एक अन्य परिभाषा दी गई है सिम्पसन एंड काफ्का के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य होता है। प्रतिरूपी यानी एक ऐसी टिपिकल वैल्यू होती है जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती हैं। अर्थात जो हमने यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति निकाली है, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आती है, वो एक ऐसी संख्या होती है जिसकी तरफ बाकी संख्याएं आकर्षित होती हैं या बाकी संख्याएं जिसकी तरफ मूव करती हैं। उस केंद्रीय माप से जो बड़ी संख्याएं हैं वो नीचे की तरफ उस केंद्रीय माप के प्रति आएंगी, और जो उससे छोटी संख्याएं हैं वो ऊपर की तरफ केंद्रीय माप के प्रति मूव करेंगी या सन केंद्रित करेंगी। ये हमारे सिम्पसन और
काफ्का की परिभाषा है। इसका एक अन्य नाम एवरेजेस ऑफ लोकेशन भी होता है या फिर माप, स्थान संबंधी माप पे इसे कहते हैं, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमें पता है कि सेंटर में होती है, स्थान से रिलेटेड होती है। एक इसका दूसरा नाम होता है प्रतिरूपी मूल्य या फिर टिपिकल वैल्यूज़ कहते हैं इसे, क्योंकि एक टिपिकल ऐसी वैल्यू होती है जो पूरी सीरीज़ को डिफाइन करती है, और एक अन्य नाम इसका सारांश मूल्य भी होता है, समरी वैल्यूज़ या समरी नंबर। तो इस तरीके से ये सारे के सारे नाम सांख्यिकी माध्य के ही दूसरे नाम हैं। सांख्यिकीय माध्य जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, ये सांख्यिकी एनालिसिस का, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो हम आगे पढ़ते हैं, जैसे रिग्रेशन है या कोरिलेशन है, इसके अलावा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, ये सारे के सारे सांख्यिकी माध्य पर ही आधारित होते हैं, यही इनका बेसिक्स होता है। तो इसी कारण डॉक्टर बाउले ने इसे स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ एवरेजेस भी कहा है, माध्यों का विज्ञान, क्योंकि जितने भी हम स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करते हैं उनमें जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट होता है वो एवरेजेस का होता है, माध्य का होता है। तो इस आधार पर हम माध्य के कुछ उद्देश्य या कार्य देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना, जो भी हमारी डेटा सीरीज़ है उसके बारे में एक संक्षिप्त चित्र बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देख लें कि हमारे देश की पॉपुलेशन अराउंड 100 करोड़ है, तो अब सब व्यक्तियों का अलग अलग आय का हम ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन हम सभी पूरी जनसंख्या का, सभी लोगों की आय का एक एवरेज निकाल सकते हैं, जिससे हमें क्या पता होता है, पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय अगर हम निकालें तो उससे हमें पूरे देश की जनसंख्या की आय का एवरेज मिल जाएगा। और वो एवरेज क्या होता है, पूरे देश को, इमेज को पोर्ट्रे करता है, उसका एक संक्षिप्त या ब्रीफ, एक सिंपल चित्र प्रेजेंट करता है। अगला उद्देश्य होता है तुलना की सुविधा प्रदान करना। अगर हमें माध्य ज्ञात हैं तो हम इसके आधार पर कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इंडिया की एवरेज इनकम और श्रीलंका की एवरेज इनकम पता है तो इसके आधार पर हम दोनों देशों की आय की तुलना कर सकते हैं, तो ये तुलना की आसानी हमें देता है। नेक्स्ट होता है समग्र का प्रतिनिधित्व करना। समग्र और प्रतिदर्श ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। समग्र मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन। सपोज़ ये जो है इसमें जितनी भी चीज़ें होती है ये हमारी पॉपुलेशन हो गई, और इस पॉपुलेशन से अगर हम एक छोटा पार्ट ले लेते हैं एक, तो उसे कहते हैं सैंपल या फिर प्रतिदर्श। ये हो जाता है हमारा समग्र। तो पूरे समग्र का, जैसे कि हमने कहा कि अगर देश की जो पूरी 100 करोड़ जनसंख्या है वो क्या आती है, समग्र में आती है, लेकिन अगर उस समग्र का एक प्रतिदर्श हम सपोज़ एक एवरेज प्रतिदर्श जो है या 50,000 या 1 लाख लोगों का सैंपल ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, ऐसा सैंपल होता है जिसकी जो समग्र की ही कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो जो हमारा सांख्यिकी माध्य होता है उसकी क्या उद्देश्य है, उसका कार्य होता है इस पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करना। अगला आता है सांख्यिकी विवेचन का आधार प्रस्तुत करना। जैसा कि हमने कहा, जितने भी आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टूल्स हम यूज़ करेंगे वो सब के सब एवरेजेस पर बेस्ड होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर बेस्ड होते हैं। तो ये एक इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। नीति निर्माण में सहायक, ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि ये हमें समग्र की स्थिति क्लियर करता है, समग्र के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देता है, जिसके कारण जो भी नीति निर्माण है उसमें हमें, उसके प्रति हमें गाइड करता है और उसको हमारे लिए इजी बनाता है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम समग्र की सांख्यिकी माध्य की बात करते हैं तो सांख्यिकी माध्य एक
ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ फीचर्स जो हैं ज़रूरी रूप से होने चाहिए, कुछ आवश्यक तत्व होने चाहिए। अगर ये सारे तत्व उसमें प्रेजेंट होंगे तो हम उसे एक आइडियल एवरेज कह सकते हैं। कौन कौन से हैं वो तत्व? सबसे पहला है कि जो भी हमने माध्य लिया है वो एकदम स्पष्ट एवं स्थिर रूप से परिभाषित होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, महज आकलन के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। अगला होता है सभी मूल्यों पर आधारित। ऐसा एवरेज होना चाहिए जिसमें सीरीज़ के सारे मूल्यों को उसमें गिनती की गई हो, सारे मूल्यों को इसमें देखा गया हो, किसी भी मूल्य को ना छोड़ा गया हो, चाहे वो छोटे से छोटा मूल्य हो या फिर बड़े से बड़ा मूल्य, क्योंकि अगर वो सभी मूल्यों पर आधारित होगा तभी एक आदर्श माध्य बनेगा। जो माध्य हम ले रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए और इजी टू इंटरप्रेट होना चाहिए, बुद्धिगम्य, जिसे आसानी से समझा जा सके, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा एवरेज जो हमारा बेसिक्स है वही गड़बड़ होगा तो फिर हम आगे के जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उसको भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका निर्धारण करने की जो तकनीक होती है वो सिंपल होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर इसका नहीं होना चाहिए। और अगला आता है इसमें प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव। जो भी हमने सैंपल लिया है, जैसा कि हमने इसमें बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि एक कॉलेज में के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो तो हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गई, और अब उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स का माध्य निकालना है। तो अब सबका मार्क्स का अगर 2000-3000 स्टूडेंट्स हैं तो सबको मार्क्स की गिनती करके उसका माध्य निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए इसका एक उपयुक्त सैंपल ले लेंगे। सपोज़ हमने 300 स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लिए रैंडमली, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक प्रतिदर्श बन गई हैं। वहीं बी सैंपल में अगले 300 विद्यार्थी लिए, तो इस तरीके के जो हमने 2 सैंपल बनाए हैं दोनों का जो माध्य आता है सेम होना चाहिए। अगर ये माध्य भिन्न भिन्न आ रहे हैं इसका मतलब हमने जो प्रतिचयन किया है वो सही नहीं है या फिर हमने माध्य की गणना में कुछ गड़बड़ करी है। तो इसीलिए जो प्रतिचयन के परिवर्तन होते हैं इनका एकदम मिनिमम इफ़ेक्ट होना चाहिए हमारे माध्य पे, तभी वो एक आदर्श माध्य कहा जा सकता है। तो ये हमने एक आउटलाइन स्टडी करी कि सांख्यिकी माध्य क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब सांख्यिकी माध्य के कुछ प्रकार होते हैं, इनको 3 कैटेगरीज में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है पोजिशनल एवरेजेस की, दूसरी कैटेगरी आती है मैथमेटिकल एवरेजेस की, और तीसरी जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती हैं बिजनेस एवरेजेस। पोजिशनल एवरेजेस हम इसमें कह सकते हैं स्थान संबंधी माध्य जो है हमारे, मैथमेटिकल जो है गणितीय माध्य कौन से होते हैं, और बिजनेस एवरेजेस जो है वो होते हैं हमारे व्यापारिक माध्य। तो ये जो हमारे हैं इसमें पोजिशनल एवरेजेस में 2 कैटेगरीज आती है। इसमें हम एक तो स्टडी करते हैं बहुलक की और एक आता है इसमें मध्य का या फिर मीडियन, मोड और मीडियन। मैथमेटिकल या गणितीय एवरेजेस आते हैं, इसकी 4 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहला हम इसमें ले लेते हैं एरिथमेटिक मीन, जिसे कहते हैं समांतर माध्य। फिर आता है हार्मोनिक मीन या फिर हारित माध्य, ज्योमेट्रिक मीन और द्विघातीय माध्य या फिर क्वाड्रेटिक मीन। इसकी ये 4 कैटेगरीज होती हैं। और फिर अगली कैटेगरी आती है हमारी व्यापारिक माध्य या फिर बिजनेस एवरेजेस की। इसमें आते हैं, एक तो आते हैं चल माध्य जिनको हम कहते हैं मूविंग एवरेजेस, एक आते हैं प्रतिगामी माध्य या फिर प्रोग्रेसिव एवरेजेस।
ये एवरेजेस इसमें बिजनेस एवरेजेस या व्यापारिक माध्यम में आते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में बहुलक है, मध्यका है, समानांतर माध्य, हरित माध्य और गुणोत्तर माध्य है। ये 3 यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम इन माध्ययों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम बहुलक को इसमें स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।